स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव इको सेंटर में। आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कौन-कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने चैप्टर वाइज नहीं बल्कि पूरी बुक से हमने क्वेश्चंस निकाले हैं और उन क्वेश्चंस पे चर्चा की है जो मोस्टली पूछे गए हैं या उनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि सोवियत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। देखो, अगर हम बात करें नए सिलेबस के हिसाब से तो आपका टॉपिक था शीत युद्ध। क्या था? शीत युद्ध। तो शीत युद्ध बेसिकली समाप्त हो चुका है। तो शीत युद्ध वाला टॉपिक था वो भी आपके सिलेबस से कट चुका है। बट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सीटो क्या था, सेंटो क्या था और नाटो क्या था। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली एक दो नंबर के क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा कुछ नहीं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा बेसिकली वो यहाँ से होगा कि सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या है, क्या से क्या अभिप्राय। ठीक है, सोवियत प्रणाली क्या थी और इससे क्या अभिप्राय का मतलब क्या है समझ जाओ। देखो, इसके अंदर आपको बताना है कि सोवियत सिस्टम क्या था पूरा, सोवियत प्रणाली क्या थी, जिसमें आप इसकी पूरी आर्थिक राजनीतिक, अगर हम बात करें आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक इस विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, या फिर इससे प्रसक्ति क्वेश्चन ये बजाय कि सोवियत क्रांति क्या थी। क्या सोवियत क्रांति क्या थी, या इसको वॉल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या था। तो आगे बात, तो सोवियत सिस्टम या सोवियत रेवोल्यूशन क्या था, इससे से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1970 में क्या हुआ था। 1970 में एक समाजवादी क्रांति हुई थी। यह क्रांति निजी संपत्ति के विरुद्ध और समाज को समता मूल्य सिद्धांत पर रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दूसरी दुनिया के देश से किसे कहा गया। अब देखो, दूसरी दुनिया क्या था, तो ध्यान रखना कि पूरी पर्सपेक्टिव तक मान के चले, ये पूरा क्या था, यूरोप है। और यूरोप दो भागों में था जो विभाजित किया गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। तो देखो क्या था कि पूर्वी यूरोप के जो मोस्टली देश थे उनको क्या फांसीवादी, क्या फांसीवादी चंगुलों से आजाद कराया गया था। किसने आजाद कराया था? किसने? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के अधिकतर गणराज्यों को फांसीवादी चंगुलों से आजाद कराया था और इनकी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की तर्ज पर ढाला था। इसीलिए इनको क्या कहा, दूसरी दुनिया के देश। बेसिकली ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब आते हैं आगे। तो सोवियत संघ की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विशेषता पूछ रहा है तो आपको उसके सकारात्मक प्रभाव बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए एंगल्स बहुत सारे हो सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो उसमें भी आपको उस तरीके के सकारात्मक प्रभाव लिखने हैं। सोवियत संघ के सकारात्मक प्रभाव, इसमें आपको सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करनी है कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या था। जैसे अगर हम बात करें तो इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, विशाल ऊर्जा संसाधन थे। इसके पास रिसोर्सेस थे बहुत ज्यादा। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम काफी स्ट्रांग था, इसके कारण दूर दराज के जो देश थे वो आपस में जुड़े हुए थे। कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छा था। इसका जो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी, अगर उपभोक्ता उद्योग था, वो काफी उन्नत था। वो पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का प्रोडक्शन खुद किया करते थे। और साथ ही साथ ये इसकी सोशल वेलफेयर की चीजें, जैसे सोशल वेलफेयर की जो चीजें हुआ करती थी वो काफी चीप रेटों पर, काफी रियायती दरों पर प्रोवाइड किया करती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ तरीके से आएगा। अगला आता है यूरोप संघ की विशेषताओं का तथा स्थापना। देखो, यूरोप संघ की विशेषता और इसकी स्थापना। विशेषता की अगर हम बात करें तो आप किस 3 तरह की विशेषताओं के बारे में बात करोगे, वो कौन सी 3 तरह की विशेषताएं। अगर हम यूरोपीय संघ की विशेषता करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और आने की पूरी चांसेस है। यूरोप संघ की विशेषता, अब ये क्या है, इसमें आपकी 3 तरह की विशेषता का उल्लेख करोगे। पहला, इसमें आप इसकी आर्थिक विशेषता के बारे में बात करोगे। आर्थिक विशेषता आपकी बुक में टॉपिक स्टार्ट होते ही दे रखा है, विशेषता। दूसरा, आप इसकी बात करोगे राजनीतिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता। तीसरा, आप इसकी बात करोगे सामाजिक विशेषता। ठीक है, तो राजनीतिक आर्थिक विशेषता के अंदर आप क्या बात करोगे कि इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। राजनीति बात करोगे कि राजनीतिक प्रभाव इसका वैश्विक स्तर पर कैसा है, वैश्विक स्तर पर इसका राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार रखा गया हुआ है। और सामाजिक की अगर बात करें, ये सामाजिक चलो उसको सैन्य लिख लो, सैन्य विशेषता कह लो कि यूरोप संघ की सैन्य ताकत किस प्रकार है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको चर्चाएं करनी है इस चैप्टर में। ठीक है,
चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको ये तीनों के बारे में बात करनी है। जैसे कि हम बात कर लें सैन्य व्यवस्था, तो ये तीनों को, अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि ब्रिटेन, यानी ये कह लो कि पूरी यूरोपीय संघ की सैन्य व्यवस्था कैसी है। तो यूरोप संघ की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, इसके दो देश कौन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास क्या है, ब्रिटेन तथा फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, और एक अनुमान के हिसाब से इनके पास 300 कुल 335 परमाणु हथियार हैं। तो कुछ ऐसी विशेषताएं आपको इसके बारे में लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि देखो, हाँ स्थापना, स्थापना बताया नहीं। चलो देखो स्थापना कैसी थी। देखो अगर यूरोप संघ की स्थापना की बात करेगा तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, और वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये बता रखा है कि उन सभी कदमों की चर्चा कीजिए जिनसे होते हुए यूरोप संघ की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि यूरोप संघ की स्थापना कैसे हुई। तो पहला स्टेप आएगा मार्शल प्लान। मार्शल योजना क्या था वो आप बताओगे। इसके बाद बताओगे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या था 1948 का। फिर 1949 का बताओगे, फिर 1957 का बताओगे। उसके बाद आपका 1992 में क्या हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन बन जाएगा। कुछ इस तरीके से स्टेप लिखने हैं आपको। बस इसको, इस वाले क्वेश्चन में केवल 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, इस वाले में केवल आपको यूरोप संघ की स्थापना तक लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आसियान की स्थापना तथा उद्देश्य। अब बताएंगे आसियान की स्थापना कैसे हुई थी। तो मैंने बताया था कि आसियान की स्थापना कैसे हुई थी। अगर आपने क्लास दी होगी तो पता चलेगा आपको। देखो आसियान की स्थापना, आसियान की स्थापना, तो देखो अगर हम बात करें आसियान की स्थापना कैसे हुई थी, तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर, बैंकॉक घोषणा पत्र पर कौन, अब पहले हम ये समझ लेते हैं आसियान है क्या। तो आसियान की कौन सी बेसिकली देश, अगर हम मान लें ये हमारा भारत का साउथ का एरिया है, तो इसके साउथ वाले जितने भी देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री हैं, जिसमें आपका थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे देश आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आसियान के देश, आसियान के देश है। तो आगे बात, तो इन आसियान के देश के अंतर्गत हम बात करें तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इन लोगों ने देशों ने क्या किया था, हस्ताक्षर करके, फिलीपींस हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। आसियान की स्थापना की। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो 1967 में हुई थी। किन देशों ने की थी, 5 देशों ने की थी। 5 बाद में इसमें जोड़े गए। तो फिर उसमें एक उद्देश्य भी आता है। आसियान का उद्देश्य क्या था, तो आसियान का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी आप कह लो कि शांति को बढ़ावा देना, और आर्थिक विकास को तेज करके, यानी आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक विकास को अर्जित करना था, विकास को अर्जित करना था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। तो ऐसे आपको चीजों को पढ़ना है। देखो बेटा, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, और एनसीईआरटी सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत आएगी, कोशिश करोगे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे आते हैं, आसियान के स्तंभों की चर्चा कीजिए। तो अब ये क्या है, तो अगर हम बात करें, आसियान ने 2003 में, आसियान ने 2003 में आसियान आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, सांस्कृतिक समुदाय और सैन्य समुदाय, सैन्य समुदाय, ठीक है, इनकी स्थापना करी। और इन्हीं तीनों क्या बोला गया था, आसियान स्तंभ, आसियान स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, यूरोप संघ की तर्ज पर ही, यूरोप संघ की तर्ज पर ही आसियान ने ये स्तंभ बनाए थे। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, यूरोप संघ को एक अधिराष्ट्र संगठन भी कहा जाता है, अधिराष्ट्र संगठन भी कहा जाता है, लेकिन इसको नहीं कहते। क्यों, क्योंकि यूरोप संघ ने अपने आप को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश करी थी, परंतु आसियान ने अपने आप को एक राष्ट्र बनाने की कोशिश कभी नहीं करी। ठीक है, यूरोप संघ का अपना सब कुछ था, पर वो अपना एक संविधान बनाने में असफल रह गया। इसी चक्कर में क्या देखा गया कि वो एक अधिराष्ट्र संगठन रह गया। अगर वो संविधान बना लेता तो वो एक राष्ट्र बन जाता, परंतु आसियान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो आगे बात, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या करते हैं। तो अगला क्या है हमारा, चीन द्वारा 1970 के दशक में लिए गए नीतिगत निर्णय। देखो ये क्वेश्चन आईएमपी मार्क कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, व्हाट द पॉलिसी डिसीजन चाइना मेड इन 1970s डेकेड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करना। ठीक है, चलो समझाता हूं कि इसको कैसे करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें 1970 के डेकेड्स में चाइना ने कौन कौन से डिसीजन लिए थे,
तो आप सबसे पहले क्या बताओगे 1972 में, 1973 में और 1978 में ये जो मेनली डिसीजन है वो लिए गए थे। 1972 में चाइना ने क्या किए, यूएसए के साथ अपना रिलेशन बिल्ड किए थे, पहली चीज। 1969 में इसका यूएसएसआर से युद्ध हुआ था, वॉर हो गया था, जिसके कारण 1969 से लेकर 1972 तक इनके ये जो क्या नाम है, ये कह लो कि चाइना ने अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल लेवल से आइसोलेट रखा, यानी एकांतवास में रखा, एकांतवास में रखा। इंटरनेशनल लेवल में उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। पर 1972 में इसने क्या किया, पहली बार यूएसए के साथ अपने रिलेशन बिल्ड किए। और 1973 में इसने मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकरण के लिए, आधुनिकरण के लिए 4 प्रस्ताव रखे थे। और वो 4 प्रस्ताव किसने रखे थे, चाओ एन लाई ने रखे थे। किसने रखे हैं, चाओ एन लाई ने। फिर 1978 में क्या हुआ, ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई गई, ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई गई। ये ओपन डोर की जो पॉलिसी थी वो देंग शियाओपिंग ने अपनाई थी। किसने, देंग शियाओपिंग ने। तो यहां से मेरे क्वेश्चन बन सकते हैं कि चाइना ने ओपन डोर की पॉलिसी कब अपनाई थी, तो 1978 में। किसने अपनाया था, देंग शियाओपिंग ने। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यही आपको ब्रैकेट्स में लिखने हैं, ठीक है, कि ये 1970 में क्या क्या चीजें ली गई थी, ठीक है। आगे आइए, अब अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है माओ की क्रांति, ठीक है। देखो इधर से लेकर 90 समझ हो गया। माओ की क्रांति कैसे करना होता है, देखो 1949 में क्या हुआ था, चाइना के अंतर्गत एक समाजवादी क्रांति हुई। क्या हुई, समाजवादी क्रांति हुई। इस समाजवादी क्रांति को ही माओ क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल श्योरिटी से, कि क्या थी माओ क्रांति, तो इसी को माओ क्रांति के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है। अगली चीज अगर हम बात करें, आगे आ जाओ, तो इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव बताने, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताने कि माओ क्रांति की बात क्या देखा गया कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक की बात करें तो माओ क्रांति के बाद 4 से 5% क्या चीन की अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी। आप देखोगे उसका जीडीपी ग्रोथ बढ़ने लगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। लेकिन नकारात्मक बात करोगे 2 से 3% बढ़ती हुई जनसंख्या इस विकास दर पर पानी फेर रही थी। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं, अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे, चीजों को पढ़ोगे तो सब चीज समझ में आ जाएंगे। बस आप इतना पढ़ के चले जाना फर्स्ट बुक से, तो आपके क्वेश्चंस मतलब मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ पूछने की संभावना नहीं बनती है। यहाँ पर चाइना और जो भारत का रिलेशनशिप है वो फर्स्ट वाली बुक से कटा हुआ है, लेकिन सेकंड बुक में चाइना एंड भारत के रिलेशन पढ़ने को मिलेंगे, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। सबसे पहले आप इसकी चर्चा कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, देखो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना हो पाने के कारण, ये शायद आपके मिड टर्म प्री बोर्ड में भी आया हुआ था और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कारण थे, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप देखोगे कि सैन्य शासन को बढ़ावा इसलिए देते हैं कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत खोट है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। वहां पे धर्म गुरु, राजगुरु, ठीक है, इन लोगों का काफी दबदबा माना गया है। और पाकिस्तान के अंतर्गत लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई पहल नहीं की गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन आतंकवादों को, उन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिनको ये लोग विश्वव्यापी आतंकवाद की संज्ञा देते हैं। पाकिस्तान के अंतर्गत ऐसा माना गया कि वहां पर आतंकवाद का फैलाव ज्यादा है, तो विदेशी और वेस्टर्न जो देश हैं उनका यह मानना है कि पाकिस्तान के अंतर्गत सैन्य शासन होना ही उचित है। अगर लोकतंत्र आया तो वहां पर राजनेताओं के साथ कई आतंकवादी जो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, अगर वो हथियार इन आतंकवाद को लग गए तो ये आतंकवादी उन हथियारों का प्रयोग इन देशों के खिलाफ करेंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी वेस्टर्न देश है वो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंतर्गत सैन्य शासन आए। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाओ शार्क के बारे में। शार्क क्या है, तो देखो शार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शार्क है क्या। शार्क इस बार आपका नया टॉपिक भी जुड़ा हुआ है। तो शार्क क्या, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या है, दशेश बोलते हैं इसको हिंदी में। दशेश क्या है, तो देखो शार्क क्या था, समझो ध्यान से बेटा। शार्क के जितने भी देश हैं साउथ एशिया के जितने भी, जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, भारत, म्यांमार, मालदीव, इतने देश आते हैं, इन देशों के लिए बनाया गया एक संगठन था जहां पर ये अपनी क्षेत्र शांति को और व्यापार को बढ़ावा देगा। इसी के तहत देखोगे आप, व्यापार को बढ़ाने के लिए साफ्टा बनाया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, कि इसके देश के अंतर्गत फ्री व्यापार किया जाएगा। तो सार्क किस तरीके से साउथ एशिया के अंतर्गत एक शांति स्थापित करता है या इसकी चेष्टा रखता है, तो इस सब चीजों के बारे में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, ये बताया था मैंने आपको। श्रीलंका में क्या जातीय संघर्ष था, जातीय संघर्ष। श्रीलंका अपनी एक अलग संघर्ष से निपटा और वो था उसका जातीय संघर्ष। अब जातीय संघर्ष यहाँ पे एक सिंगली थे जो कि वहां के
मूल निवासी थी, ठीक है। और एक यहाँ पे कौन थे, आप देखोगे तमिल थे, कौन थे, तमिल थे। तो लिट्टे जिन्होंने बनाया था आगे जाकर, तो एक बार ये टॉपिक आप देख लेना। एक ये भी आता है कि तमिलों ने श्रीलंका के किस क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था। अगर मान लो ये हमारा श्रीलंका है, तो आप देखोगे इसके उत्तर पूर्वी एरिया वाले में, यानी वो इस वाले एरिया पर अपना कब्जा की मांग करते थे। वो कहते हैं ये वाला क्षेत्र है वो तमिलों के लिए एक अलग देश बना दिया जाना चाहिए। तो दिमागी बात, तो वो ये मांग कर रहे थे, लगातार उनकी ये मांग थी। चलिए अब आगे चलते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य चाहिए भारत के लिए, ठीक है। भारत का नागरिक होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी संस्था का समर्थन आप किस प्रकार करेंगे। ये क्वेश्चन आप आईएमपी मार्क कर लेना, ये बहुत 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 बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन का नेचर अलग हो सकता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो ये आप थोड़ा चर्चा कर लेना, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, आप बताओगे कि आप भारत के नागरिक हो, तो क्या भारत को क्या नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी संस्था मिलनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें कॉफी अन्नान की, तो 1997 में कॉफी अन्नान ने एक स्थायी संस्था पाने के लिए, देखो स्थायी सदस्यता के लिए एक जांच शुरू करवाई थी, और जांच के बाद इन्होंने कुछ प्रावधान रखे थे। क्या रखे थे, कुछ प्रावधान रखे थे, ठीक है। वो प्रावधान क्या क्या थे, जैसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, एक बड़ी सेना होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या नाम है फंड करता हो, ठीक है, उसका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, लोकतंत्र को मानता हो, मानवाधिकार का सम्मान करता हो। तो अगर जो प्रावधान ये सारी चीजें पूरी कर रही होंगी, उन्हीं देशों को क्या दिया जाएगा, संविधान का संविधान कह रहा हूँ, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत स्थायी संस्था दी जाएगी, ठीक है। तो भारत ये सभी चीजों फॉलो करता है, परंतु आज ही भारत को स्थायी संस्था नहीं मिली है, ठीक है। ये अपना एक अलग फैक्ट है, तो आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। अगला ये सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद समानतः विश्व में शांति स्थापित करने एवं जवाबी कार्रवाई करने इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी संस्था पाने हेतु कॉफी अन्नान द्वारा सुझाए गए प्रावधान, सेम क्वेश्चन है, वो भारत के संदर्भ में था, अब ये एक कॉफी अन्नान के द्वारा हो गया। अगला ये क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रभावी संगठन नहीं रहा है, वर्तमान संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट, इज द यूनाइटेड नेशंस एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अब अगर आप देखोगे कई दिनों से, अगर हम बात करें कई दिनों से रशिया, यानी अब तो रशिया हो गया, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। इसके बीच में यूएनओ की जो इंटरवेंशन है कहीं ना कहीं वो कम पड़ी है, उसका झुकाव केवल नाटो की तरफ रहा है। तो आपको करंट सिनेरियो में, और आप देखोगे भी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन का भी वॉर हुआ, तो इसमें यूएनओ की क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बहुत चर्चा करनी है, क्योंकि करंट से क्वेश्चंस बेटा आते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, सुरक्षा से क्या अभिप्राय, ये तो अपना सुरक्षा सिक्योरिटी क्वेश्चन आगे, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। अब सुरक्षा क्या होती है, खतरों से आजादी, सिंपली अगर आप देखोगे तो खतरों से आजादी क्या बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं। इसके प्रकार क्या है, इसके दो प्रकार हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। अब इसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है, वो आपको बताने, ठीक है। परंपरागत सुरक्षा, देखो ये क्वेश्चन आ गए, ये भी आप एमपी मार्क कर लेना। परंपरागत क्या होता है, अपरंपरागत, परंपरागत जो काफी लंबे समय से आ रही है, जैसे अगर बात करें सीमा सुरक्षा, कि हमें डर होता है कि क्या परंपरागत में चीज आएगी कि विदेशी आक्रमण का डर, ठीक है, ये आपको बताना है। अपरंपरागत जो कहीं पनप सकती है, जैसे गृह युद्ध, आतंकवाद, ये सब चीजें क्या है, अपरंपरागत है। भारतीय सुरक्षा नीति के 4 तत्व की बात कीजिए। अब भारतीय सुरक्षा नीति के 4 तत्व क्या है, जैसे अपनी सेना को मजबूत करना, ठीक, अंतर संस्थाओं को मजबूत करने में सहयोग करना, तेज गति से आर्थिक विकास करना, शांति को बढ़ावा देना, कुछ इस तरीके से शांति व्यवस्थाएं। तो ये सब चीजें आपकी बुक्स में लिख रखी हैं। देखो ये जो 10th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आईएमपी मार्क कर लेना, क्योंकि ये पूछा गया हुआ है और बहुत बार पूछा गया हुआ है, ठीक है बेटा। अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चन को घुमाने का नेचर होता है, तो अगर जिस दिन आप वो समझ गए तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक बार आप ये फैक्ट समझ लेना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं सहयोगात्मक सुरक्षा क्या होती है। तो एक होती है आपकी कोऑपरेटिव, एक होती है आपकी कोऑपरेटिव सुरक्षा। क्या होती है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कुछ ऐसे ऐसे खतरे होते हैं जिसका, ये कह लो कुछ ऐसे खतरे होते हैं जिसका निवारण कोई एक देश मिलकर नहीं कर सकता, ठीक है, उसका निवारण सभी देशों को मिलकर करना होगा, ठीक है। तो इस तरह की सुरक्षा को हम क्या बोलते हैं, सहयोगात्मक सुरक्षा। जैसे अगर हम बात कर लें वैश्विक ताप वृद्धि, एक होती है वैश्विक ताप वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ताप वृद्धि बढ़ रही है, क्या किसी एक देश की कंजप्शन से बढ़ रही है, नहीं। वैश्विक ताप वृद्धि एक ऐसी समस्या है जो सभी के लिए, ठीक है। ग्लेशियर पिघलेगा तो ऐसे बहुत सारे देशों को खतरा है, ग्लेशियर पिघलेगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, तो खासकर उन देशों को खतरा है जो तटीय इलाके पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वैश्विक ताप वृद्धि एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण कोई एक देश नहीं कर सकता, इसको सुलझाने के लिए सभी देशों के साथ आना पड़ेगा।
तो इस तरह की सुरक्षा को हम बोलते हैं सहयोगात्मक सुरक्षा। ठीक है, अगला आती है साझी संपदा। साझी संपदा वो संपदाएं होती हैं जिन पर किसी एक का हक ना होकर बल्कि विश्व के सभी देशों का हक होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी साझी संपदा होती है। परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या है? अब देखो, ये आपका गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। अब इनमें एक क्या नाम है, टकराव है, मतभेद है। मतभेद क्या है? उनका मानना है कि जिम्मेदारी मतलब जिस तरीके से संसाधनों का प्रयोग किया गया उससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है, अब नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो नुकसान की भरपाई करने के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध इन दोनों के बीच में मतभेद रहे। उत्तरी गोलार्ध के देशों का यह कहना है कि अगर नुकसान हुआ है तो किस देश के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं उसका प्रयोग सभी देश कर रहे हैं, तो उसकी भरपाई भी सभी करेंगे। कौन कह रहा है? ये उत्तरी देश के देख। अब आपको लगेगा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई उत्तरी वाले, कि भाई अगर कंजप्शन सभी कर रहे हैं तो फिर उसका जो फिल आउट करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, जो कंजप्शन आएगा वो भी सभी करेंगे साथ। सिक्योर करने के लिए सभी साथ में आएंगे, बराबरी बराबर की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, योगदान भी बढ़ना चाहिए। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के देशों का यह कहना है कि उत्तरी गोलार्ध के देश काफी पहले आजाद हो गए थे, काफी पहले आजाद हो गए थे, और जब आजाद पहले हो गए थे तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो सभी चीजों का, संसाधनों का प्रयोग काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो दक्षिण गोलार्ध का ये मानना है कि हम तो अभी आजाद हुए हैं और हमने अंतरराष्ट्रीय संसाधनों को अभी कुछ समय से यूज किया है। ठीक है, हमने संसाधनों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया है, जबकि उत्तरी देशों का कहना है, उत्तरी देश जो है वो संसाधनों का प्रयोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो इसीलिए अगर उन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है तो इसकी भरपाई में भी ज्यादा योगदान किसका होना चाहिए? उत्तरी देशों का होना चाहिए। तो इनके बीच में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आपको पढ़ना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस के जो प्रोडक्शन थे और उसके जो यूटिलाइजेशन थे उसको रिड्यूस करने के लिए और लिमिट करने के लिए क्या किया गया? एक पॉलिसी मेक की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल। ये बनाया गया था 1997 में, और ये जापान के क्षेत्र थे क्योटो में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी बता दिया मैंने आपको, एक बार पढ़ लेना। पर्यावरण के संदर्भ में भारत की द्वारा उठाए गए कदम बताइए। पर्यावरण के संदर्भ में भारत द्वारा उठाए गए कदम क्या थे? अब ये बात आप समझो कि पर्यावरण के संदर्भ में या पर्यावरण को ठीक करने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, तो बटल एंड रिपोर्ट थी, ये आप देखोगे उस चीजों को लेकर भारत ने क्या किया, बिजली अधिनियम, ये सारी चीजें बताइए, बांध बनाए, डैम बनाए, इन चीजों को लेकर किसका ऐसा उसका योगदान है, ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया गया, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने भारत ने क्या कदम उठाए, पूरे एक पैराग्राफ बना रखा है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो 2 नंबर क्वेश्चन आता है। ये क्या था? 1992 में पर्यावरण के संदर्भ में पहली बार एक अच्छी सी मीटिंग की गई थी, ध्यान रखना। ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, उसी सम्मेलन को बोला गया था क्या? रियो डी सम्मेलन। इसी को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसी को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण बेसिकली एक प्रवाह है। क्या है? एक प्रवाह है। अगला, वैश्वीकरण के कारण राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव। ध्यान रखना, वैश्वीकरण के कारण राज्य यानी सरकार इसकी शक्तियों में कमी आई है या वृद्धि हुई, वो आपको बताना है। दोनों बताने, नकारात्मक प्रभाव भी। देखो, सकारात्मक बात करोगे तो वैश्वीकरण के कारण राज्य की संसाधनों में वृद्धि हुई है। अब वो काफी अच्छे संसाधनों के माध्यम से वो क्या कर सकता है? अपने नागरिकों पर नियंत्रण रख सकता है। अगर नकारात्मक बात करें तो कई देशों, कई लोगों का यही मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की शक्ति में कमी आई है। वैश्वीकरण के कारण राज्य ने अब कुछ एक मामलों को ही अपने हाथ में रखा है और बहुत सारे ऐसे काम से अपने आप को पीछे कर लिया जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण था। या शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, अब प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं। तो लोगों का ये मानना है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य ने अपनी भूमिका में कमी करी है, ना कि वृद्धि हुई है। तो ये जो डिबेट है वो आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अगला, ये संस्कृति संदर्भ में देखो, इसमें दक्षिणपंथी वामपंथी क्या सोचते हैं कि वैश्वीकरण के कारण हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन आए हैं। तो वो परिवर्तन क्या है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे आइए। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के कारणों की चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण क्या, क्यों इतना पनप रहा है? तो देखो कि पहला, तकनीक में वृद्धि हो सकती है। तकनीक में वृद्धि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हर देश चाहता है कि इसके यहाँ पर टेक्नोलॉजी रिफॉर्मेशन आए। ठीक है, आर्थिक विकास को तेज करने के लिए हो सकता है, व्यापार में वृद्धि करने के लिए हो सकता है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए हो सकता है। सारी चीजें आपकी इसमें इफेक्ट में आ सकती है। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव। अब आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ है? सकारात्मक। देखो आज क्या है, पूरा विश्व वैश्वीकरण के कारण एक दूसरे परस्पर जुड़ चुका है। तो इसमें किस तरह के व्यापार बढ़ रही है। आज आप देखोगे ट्रेड वॉर भी शुरू हो चुका है। ट्रेड वॉर मतलब टेरिफ गेम खेला जा रहा है। ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, जिसने उन्होंने यू पे लगा दिया, भारत पे लगाया है, और बाकी सारे चाइना पे लगा रहे हैं। चाइना ने भी बोल दिया कि हम भी यूएसए पे लगा रहे हैं। तो टैरिफ गेम चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेड वॉर। एक टाइम था जब कोल्ड वॉर चलता था और अब ये नया नाम आ गया ट्रेड वॉर, इसको बोलेंगे ट्रेड वॉर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको पढ़ने। तो बेटा कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना एक बार। कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जरूर जल्दी आने वाला है जिसमें हम सेकंड बुक के बारे में बात करेंगे। आपको केवल पेपर के पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना पढ़ना है और आपकी चीजें काम आ जाएंगी। ठीक है बेटा, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हो, जो भी चीजें। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो आपको जो जल्दी मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना,
वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, कोशिश करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।